अब तक हम मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वंश हुए हैं। दिल्ली सल्तनत का जो समय काल है वो 1206 से लेकर 1526 तक का रहा है। जो हमारे 5 वंश हैं वो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का जो समय काल रहा है वो 1206 से 1290 रहा है। खिलजी वंश का जो शासन काल रहा है वो 1290 से लेकर 1320 रहा है। तुगलक वंश का जो शासन काल रहा है वो 1320 से 1412 रहा है। सैयद वंश का जो शासन काल रहा है वो 1414 से लेकर 1451, और सबसे अंत में लोदी वंश का जो शासन काल है वो 1451 से लेकर 1526 तक रहा है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि किस वंश ने कितने वर्षों तक शासन करा, तो गुलाम वंश ने 84 वर्ष, खिलजी वंश ने 30, तुगलक ने 92, सैयद ने 37 और सबसे अंतिम वर्ष लोधी 75 वर्ष। अगर हम इन सबके ये देखें कि भाई सबसे ज्यादा किसने शासन करा है, तो सबसे ज्यादा शासन करा है तुगलक वंश ने। आप इधर देखेंगे तो 92 वर्ष। सबसे कम की बात करें तो खिलजी वंश 30 वर्ष। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। अब प्रीवियस एग्जाम्स की अगर हम बात कर लें या आने वाले एग्जाम्स की बात कर लें तो यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का समय काल कब से कब तक का रहा है, तो 1206 से लेकर 1526 तक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में या निम्न वंशों को उनके काल क्रम अनुसार लगाइए, यानी कि आपको उनको अरेंज करना रहेगा कि सबसे पहले कौन सा है, सबसे बाद में कौन सा। तो आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा ये: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इससे आगे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन करा, तो आपका आंसर होगा तुगलक वंश जो है 92 वर्ष। अगर आपसे ये पूछा जाता है सबसे कम समय तक किसने शासन करा, तो आपका आंसर होगा खिलजी वंश जो है 30 वर्ष। अब आप यहाँ एक छोटा सा स्टार देख रहे होंगे, आपने यहाँ अगर ध्यान दिया होगा तो 1320 से 1412 है, जबकि यहाँ 1414 से शुरुआत है। ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं आपको तुगलक काल बताऊंगा। अभी यहाँ बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, जो फिर समझने में थोड़ी परेशानी कर देगा। जब तक हम मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत के बीच कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि दिल्ली सल्तनत अचानक कैसे आ गया। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्यों दिल्ली सल्तनत की नींव डालने का मौका मिला, इस चीज को हम जानेंगे। तो आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। जो प्रमुख गुलामों की बात की जाएगी वो 3 थे। मोहम्मद गौरी की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने क्या सोचा था कि मैं अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने गुलामों में कर दूंगा। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब अचानक मृत्यु हो गई तो उनके साम्राज्य का बंटवारा जो किया गया वो इस प्रकार से किया गया कि यल्दूज को तो गजनी का क्षेत्र मिल गया, और नासरुद्दीन कुबाचा को मिल गया सिंध, और सिंध के साथ उनको मिल गया मुल्तान, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया उत्तरी भारत का क्षेत्र। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव डाली गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जिस टाइम मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरी भारत के क्षेत्र में थे, और मोहम्मद गौरी द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए थे वो सभी के सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में थे। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। अब हम एक चीज और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप देखेंगे कि यल्दूज और कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दूज और नासरुद्दीन कुबाचा, इन दोनों ने हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोची। साम्राज्य का विस्तार यानी कि इन्होंने हमेशा ही युद्ध लड़े और दूसरे क्षेत्रों को जीता और अपने राज्य में मिलाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा जितना भी उनको साम्राज्य मिला वो उसको बस सुरक्षित रखना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दूज की बहन से शादी कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यल्दूज की बहन से शादी कर ली गई, और कुतुबुद्दीन ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से करा दी। यानी कि उसने यल्दूज और कुबाचा दोनों से ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अब जब वे रिश्तेदार हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जितनी सरहदें थी वो सब की सब क्या हो गई, सिक्योर हो गई, सुरक्षित हो गई। तो उन्होंने एक सुरक्षित दिल्ली सल्तनत की एक नींव डाल दी। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, यानी कि यहां से शुरू होता है हमारे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश। हमने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा देख ली, दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि देख ली। तो अब हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश यानी कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का दूसरा नाम है ममलूक वंश, और इसकी जो अवधि है वो है 1206 से लेकर 1290 तक। यहां पर मैंने ग्राफ बनाया है।
इस ग्राफ के अंदर उन सभी शासकों का नाम लिखा गया है जो कभी ना कभी गुलाम वंश के अंतर्गत आए और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। ये सभी मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि आगे जब भी मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वहां कहीं ना कहीं इन शासकों का थोड़ा बहुत जिक्र आएगा। तो आपको इस बात से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें इतने सारे शासकों के बारे में जानना है। हमको यहाँ पर मेन 4 शासकों के बारे में जानना है जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना या गयासुद्दीन बलबन। अधिकतर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इन्हीं 4 शासकों के बारे में पूछा जाता है। तो अधिकतर हम इन्हीं चारों की बात करेंगे, लेकिन जो भी बातें मैं बताऊंगा उनमें इन शासकों का भी थोड़ा बहुत जिक्र आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इनको एक बार यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम बात शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर। तो हम थोड़ा सा पहले इस ग्राफ को समझ लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, और आराम शाह के बाद जो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, और इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। इल्तुतमिश का एक और पुत्र था जिसका नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह। अलाउद्दीन मशहूद शाह जो हैं वो हैं रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र, और नासरुद्दीन महमूद जो हैं वो हैं अलाउद्दीन मशहूद शाह के पुत्र। और नासरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन बलबन के थे दामाद, यानी गयासुद्दीन बलबन हो गए ससुर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बस बता दिया आपको कि सब कोई ना कोई शासक किसी ना किसी चीज से रिलेटेड है आपस में, लेकिन बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, हमें बस बात करनी ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन के बारे में। देखिए, ये चार्ट मैंने आपको इसलिए बनवाया है ताकि आप चीजों को समझ सकें। अगर मैं इनकी विशेषताएं बताने लगा सबकी, तो वो तो सब बुक्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन इस चार्ट बनाने का मकसद ये है कि आप चीजों को समझें, तो आपको इतिहास को रटना नहीं पड़ेगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम बात केवल 4 शासकों के बारे में करेंगे, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं इन शासकों का नाम आता है, इसलिए ही मैंने इनको लिखवाया है, वरना इनका और कोई मकसद नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करा और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। तो इनको जो उपाधियां दी गई वो दी गई लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खवा और हातिम नृत्य। ये लाखों का दान देते थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा गया। अपनी दानता के कारण ही इनको हातिम नृत्य की उपाधि दी गई। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान देने वाला, ये हाथियों का भी दान दिया करते थे। इसके अलावा कुरान खवा कहा जाता है। कुरान खवा का मतलब है कि बहुत ही सुरीली आवाज में कुरान को पढ़ने वाला। मोहम्मद गौरी ने इनको एक बार कहकर पुकारा था। इसके बाद देखें तो यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। दोनों ही युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये दोनों युद्ध यहाँ पर इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इन दोनों ही युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। इसके अलावा आप देखेंगे अमीर आखूर। अमीर आखूर एक पोस्ट होती है, एक पद होता है, जिसको कहते हैं अश्वशाला का सेनापति। हमारी जो फोर्स होती है कैवलरी फोर्स, अश्वसेना, उसके सेनापति हुआ करते थे पहले। लेकिन जब चंदावर के युद्ध में जीत गए तो मोहम्मद गौरी ने इनको प्रबंधक बना दिया उत्तरी क्षेत्र का। जो हमारे उत्तरी क्षेत्र जितने भी जीते गए थे, जैसे कन्नौज, अलीगढ़, मेरठ, बनारस, तो ये वहां के प्रबंधक हो गए थे और इनको सिपह सालार या मलिक बुलाया जाने लगा। इसलिए जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि ना लेकर सिपह सालार और मलिक की उपाधि से नवाजा, क्योंकि ये उपाधि इनको मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई थी। इसके बाद देखेंगे लाहौर, तो इन्होंने अपनी सबसे पहली राजधानी लाहौर को बनाया। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में। और इसके अलावा ये इस्लामी पद्धति पर आधारित बनी हुई भारत की पहली मस्जिद है। इसके अलावा फिर अगली है कुतुब मीनार को बनवाया गया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और ये नींव डाली गई थी बख्तियार काकी की याद में। अब हम देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल क्या था। तो वो समय काल था 1206 से 1210 ईस्वी तक। उपाधियां पूछी जा सकती हैं कि पील बख्श की उपाधि या लाख बख्श की उपाधि से किस शासक को जाना जाता है।
या हातिम द्वितीय की उपाधि से किस शासक को जाना जाता है। इसके अलावा आपसे यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गौरी का साथ दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों युद्धों में, तराइन का पहला युद्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, इन दोनों युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इसके अलावा अमीर आखूर का पद दिया गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने सिपह सलार की पदवी ही धारण की थी। आपसे पूछ सकता है निम्न में से किस शासक के द्वारा सुल्तान की पदवी ना धारण करके सिपह सलार की पदवी धारण की गई। तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा लाहौर इन्होंने राजधानी बनाया, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कौन सी है, तो लाहौर। लाहौर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा बदायूं का सूबेदार, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है क्या कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक कहां के सूबेदार थे, तो आंसर होगा बदायूं के सूबेदार थे। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है, या कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई है, या 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा ये इस्लामी पद्धति पर आधारित भारत की पहली मस्जिद है। तो इतना सब कुछ था कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो चौगान खेलते वक्त हुई है। ये चौगान खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिर गए, और घोड़े से गिरने के कारण इनको बहुत चोट आई, बीमार रहे थोड़े समय तक, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके पुत्र आराम शाह, जो मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया था, वो गद्दी पर बैठे, लेकिन वो अधिकतर भोग विलास में रहते थे, उन्होंने सल्तनत की कार्यवाही में ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो हुआ ये कि उनको हटाकर इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया गया, जो कि गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बात करते हैं हम इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो समय काल है वो है 1211 से लेकर और 1236 ईस्वी तक का। अभी मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठे और आराम शाह को इल्तुतमिश के द्वारा हरा दिया गया जद के युद्ध में, जो 1210 में हुआ था। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठे तो इनको इल्बरी तुर्क कहा जाता था। इल्बरी तुर्क का मतलब है ये है कि तुर्की में एक जनजाति होती है जो इल्बरी नाम से जानी जाती है, और ये उसी जनजाति से संबंधित थे, इसलिए इनको इल्बरी तुर्क कहा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने यल्दूज और कुबाचा का भी दमन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो भाई वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, तो उनका राज्य सुरक्षित हो गया। लेकिन जैसे ही वो मरे तो इन दोनों ने अब क्या करा, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोची और उत्तर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा दोनों के दोनों पराजित हो गए। आगे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तो हो गई थी, चौगान खेलते वक्त अचानक मृत्यु हुई थी, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हो चुका था। शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1199 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुतुब मीनार की नींव तो 1199 में डाल दी गई, लेकिन इसको पूरा करा दिया गया 1230-31 तक। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा कराया गया 1230-31 तक पूरा करा दिया गया। एक बार मंगोल का आक्रमण हुआ था, भारत पर नहीं हुआ था, मध्य एशिया के जो ख्वाजिम के शाह थे उनके ऊपर चंगेज खान ने आक्रमण किया था, और चंगेज खान ने ख्वाजिम शाह को हरा दिया था और भारत की तरफ खदेड़ दिया था। जब वो भारत की सीमा पर आने लगे तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के लिए एक संदेश भेजा कि आप इनको पनाह ना दें, अगर आपने इनको पनाह दी तो मैं आक्रमण कर दूंगा आपके यहाँ। तो इसलिए इल्तुतमिश ने ख्वाजिम शाह को पनाह नहीं दी। नासरुद्दीन महमूद, ये इल्तुतमिश के एक बेटे थे नासरुद्दीन महमूद, इन्हीं की याद में इल्तुतमिश ने भारत का पहला मकबरा बनवाया है। आप अगर जानते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वो मकबरा कहां पर है। आगे इन्होंने पहले देखा था हमने क्या कि राजधानी थी लाहौर, अब चेंज ओवर हो गई दिल्ली, यानी कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक इल्तुतमिश हो गए। तुर्कान चरगानी इन्होंने एक बनाया, एकता प्रणाली की शुरुआत करी, शुद्ध अरबी सिक्के शुरू किए। तुर्कानी चिन्हानी और एकता प्रणाली को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एकता प्रणाली को आप इस प्रकार से समझिए कि जिले को बांट दिया गया, वहां पर छोटी छोटी एकता बना दी गई और उस एकते की सुरक्षित करने के लिए सरदारों को नियुक्त कर दिया गया, और उन्हीं सरदारों को जो ग्रुप बनाया गया उसी को तुर्कानी चिरगानी कहा गया। यानी कि 40 सरदारों का जो समूह होता था उसको तुर्कानी चिरगानी कहा जाता था। और एकता प्रणाली का मतलब ये हुआ कि शासक ने अपने पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे एकताओं में बांट दिया, वहां पर सरदारों की नियुक्ति कर दी, सरदार अपनी सेना रख सकते थे और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को सेना मुहैया कराते थे। ये प्रथम सुल्तान भी हुए।
ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। हम बात करें तो इल्तुतमिश के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो इस प्रकार से बन जाते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया। देखिए ध्यान ये रखिएगा कि कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, लेकिन पूरा निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। सन भी जरूर ध्यान रखिएगा, 1199 में नींव डाली गई थी और 1230-31 में इस निर्माण को पूरा करा दिया गया। आगे अगर आपसे पूछेगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है वो तुर्कानी चिलगानी एकता प्रणाली से। वो सीधा आपसे पूछेगा कि तुर्कानी चिलगानी की शुरुआत किसके द्वारा की गई, एकता प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई, या दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है, तो आंसर क्या होगा मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। तो ये था इल्तुतमिश तक। आगे जो 2 शासक हमारे बचे हैं, रजिया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।